स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो में। क्लास 11 का बेहतरीन चैप्टर प्रोबेबिलिटी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और ये क्लास 9 से तुम लोगों के साथ है ना प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। तो वैसे अगर हम लोग बात करें प्रोबेबिलिटी का 3 पार्ट बनने वाला है। एक आज जो बन रहा है वो हम लोग टर्म पे डिस्कशन करेंगे कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ टर्म यूज होता है, उस टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। टर्म का डिफिनेशन वैसे एग्जाम में तो नहीं आता है लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और 3 पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि आज क्या है, क्या पढ़ने को हम लोग को प्रोबेबिलिटी में। देखो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करें अगर, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो सिनोनिम्स है चांस का। हर वो चीज़ जिसमें चांस हो वो प्रोबेबिलिटी के अंडर में आता है। बहुत बेहतरीन एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो कल बारिश होगा या नहीं होगा, जो बेबी जन्म ले रहा है वो मेल होगा या फीमेल होगा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो मैं जस्ट प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया, प्रोबेबिलिटी के सिनोनिम्स के बारे में बताया। अभी जो हम लोग प्रोबेबिलिटी का यूज है वो क्या है, मेजर करने में आता है। क्या मेजर करने में आता है? डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी को मेजर करने में प्रोबेबिलिटी का यूज होता है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी हम लोग क्लास 9 में भी पढ़े थे, क्लास 10 में भी पढ़े थे। तो क्लास 9 में प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन अलग था, क्लास 10 में अलग है, क्लास 11 में अलग है, और यहाँ से जो डेफिनेशन स्टार्ट होगा वो अब यहाँ से जितना भी मैथ पढ़ो क्लास 12 में भी वही अप्लाई होगा। क्लास 9 में जो हम लोग पढ़े थे, क्लास 9 में जो हम लोग प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन पढ़े थे वो किसके ऊपर था? स्टैटिस्टिकल अप्रोच था, स्टैटिस्टिकल अप्रोच था। और क्लास 10 में जो पढ़े थे हम लोग प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन वो किसके ऊपर था? नहीं, मैं यहाँ पे गलत बोल दिया, नहीं स्टैटिस्टिकल, ठीक है। क्लास 10 में क्या क्लासिकल है, क्लासिकल अप्रोच है। मैं डेफिनेशन का बात कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन का मैं बात कर रहा हूँ। तो क्लास 9 में अलग है, क्लास 10 में अलग है, ठीक है ना। क्लास 9 में जो था स्टैटिस्टिकल अप्रोच था वो क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। वो प्रोबेबिलिटी जो होता है इवेंट का वो रेशियो होता है किसका? ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, ये क्या है? स्टैटिस्टिकल अप्रोच का डेफिनेशन था, ठीक है। और अगर हम क्लासिकल अप्रोच की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट इज इक्वल, मतलब इक्वल नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट इज द रेशियो, किसका रेशियो? क्या था? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम टू द टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम। देखो यहाँ स्पेलिंग गलत लिख दिए हम, आउटकम का आउटकम, ये डेफिनेशन है। क्लास 9 में अलग था, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है। ये क्लासिकल का डेफिनेशन था, ये स्टैटिस्टिकल का डेफिनेशन है। लेकिन क्लास 11 में इसका यूज नहीं है। ये पता है छोटे लेवल पे, मतलब जो छोटे क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, उसको इस डेफिनेशन से सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन अगर बड़ा हो जाए तो इस तरह के अप्रोच को हम यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे कि एक मेल जो 65 ईयर्स से पहले डेथ होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, ठीक है ना। या बड़ा बड़ा क्वेश्चन और भी जो होंगे उसको इस डेफिनेशन से हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। उसको सॉल्व करने के लिए कुछ एक्सियम के साथ प्रोबेबिलिटी, मॉडर्न प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन आया, और उसको शायद एक रशियन मैथमेटिशियन थे, कोलमोग्रोव ऐसे कुछ नाम था उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ। ये कोई एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने खोज किया। इसके बाद बहुत सारे मैथमेटिशियन आए और प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन को इम्प्रूव किए, ठीक है। और उस पर आज हम लोग पढ़ेंगे। देखो वैसे डेफिनेशन भी आज हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। मैंने जैसे बताया कि हम लोग टर्म पे डेफिनेशन, टर्म को डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। ये तो था तुम्हारा बेसिक बातें। अब आते हैं कुछ टर्म। जैसे कि टर्म का बात करें तो पहला एक टर्म आता है एक्सपेरिमेंट, ये एक टर्म आता है। पहला टर्म क्या है? एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट टर्म के बारे में अगर हम बात करें तो वो क्या है?
एक्सपेरिमेंट। देखो, जब कोई हम लोग कोई ऑपरेशन करें, ठीक है ना, कोई भी एक ऑपरेशन है, उसमें से जो वेल डिफाइंड आउटकम आ रहा है, कोई भी ऑपरेशन या मान लो कोई एक्शन, कोई ऐसा काम जिससे हमें वेल डिफाइंड आउटकम आ रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। सिंपल सी बात बताएं, कोई काम कर रहे हैं, उससे जो हमें आउटकम मिल रहा है, वेल डिफाइंड आउटकम, उसे हम लोग एक्सपेरिमेंट कहते हैं, एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये दो तरह का है अगर हम बात करें तो। एक तो होता है डिटरमिनिस्टिक, स्पेलिंग पे थोड़ा गौर मत करना, बस भावनाओं को समझना, डिटरमिनिस्टिक, और एक होता है प्रोबेबिलिस्टिक, प्रोबेबिलिस्टिक। ये दो होता है एक्सपेरिमेंट। अगर बात करें तो दो तरह के होंगे। डिटरमिनिस्टिक क्या है? जो मतलब आउटकम यूनिक हो, ठीक है, वो डिटरमिनिस्टिक होता है। एग्जांपल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मैं अगर जितने बार भी तुमसे क्वेश्चन करवाऊं, ये क्वेश्चन मैथ का, अलग अलग एंगल दूं, लेकिन एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ये हम लोग पहले से जानते हैं, तो वो हो गया डिटरमिनिस्टिक। अगर प्रोबेबिलिस्टिक का बात करें, प्रोबेबिलिस्टिक का बात करें तो प्रोबेबिलिस्टिक क्या होता है? जो आउटकम हमें पहले यूनिक हो ना हो। डिटर्मिनिस्टिक में यूनिक था, प्रोबेबिलिस्टिक में यूनिक ना हो। जैसे कि मैं कोन को अगर टॉस करूंगा तो हमें या तो हेड मिलेंगे या तेल मिलेंगे, हम पहले से ही नहीं जान सकते, यूनिक नहीं है, ठीक है ना, हेड आएगा या तेल आएगा, कुछ भी आ सकता है, तो ये प्रोबेबिलिस्टिक हो गया। और डिटर्मिनिस्टिक क्या था? जो हम पहले से जानते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा दो बातें हो गया, डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक। इसके बाद आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी को ही रैंडम भी बोलते हैं हम लोग। रैंडम एक्सपेरिमेंट का बात करें, अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट का बात करें, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये एक टर्म हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट जो टर्म है, इसका मतलब मतलब इसका अगर हम जानना चाहें तो एक्सपेरिमेंट के डेफिनेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें तो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, मतलब कि जो आउटकम होगा वो दो या दो से ज़्यादा होगा, और जो भी आउटकम होगा वो हम लोग पहले से नहीं जानते, ठीक है, पहले से हम लोग नहीं जानते कि क्या आने वाला है। इसका दो कंडीशन होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट रैंडम होने के लिए दो कंडीशन है। पहला, आउटकम दो या दो से ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरा, हम लोग एडवांस में नहीं जान सकते या नहीं जानते हैं कि आउटकम क्या होगा। वो था रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसके बाद आता है सैंपल स्पेस, ठीक है, सैंपल स्पेस, ठीक है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का बात करें अगर हम लोग, सैंपल स्पेस, हमने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया और उससे जो आउटकम आया, उस आउटकम का हमने सेट बनाया, उस सेट को बोलेंगे सैंपल स्पेस। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक डाइस को थ्रो करने का, जब एक डाइस को, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एस से करते हैं, ठीक है, एस से करते हैं। तो सैंपल स्पेस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या था? जैसे कि सपोज करो हमने एक डाइस को थ्रो किया, तो क्या क्या आ सकता है, आउटकम क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6, और कुछ तो नहीं हो सकता ना। तो हमने इस सेट को बना दिया 1 2 3 4 5 6, इस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस बोलेंगे। तो सैंपल स्पेस समझ में आ गया क्या है? जो भी आउटकम है उस आउटकम के सेट को हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है। वैसे स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना, देखो इसको बाकी। अब देखो, अभी हम लोग सिंपल स्पेस पर है। इसके बाद एक टर्म है इवेंट, ठीक है, इवेंट एक टर्म है। तो इवेंट क्या कहलाता है? इवेंट क्या होता है? सैंपल स्पेस के जो सबसेट होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे, ठीक है ना। सैंपल स्पेस के जो सबसेट होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे। जैसे कि मैंने एक डाइस को थ्रो किया और उसका आउटकम क्या है? 1 2 3 4 5 6, या फिर मैंने दो कॉइन को टॉस किया एक साथ, तो आउटकम क्या क्या आ सकते हैं? हेड हेड, तेल तेल, हेड तेल, तेल हेड, ठीक है। ये क्या है? सिंपल स्पेस है। दो कॉइन को हमने टॉस किया तो उसका सिंपल स्पेस ये हो गया। अब इसका जो सबसेट होगा, जैसे कि मैंने बात किया एक इवेंट, E1 मैंने माना, और ये क्या है? 1 2 3। एक इवेंट है E2, ये क्या है? 2 4 6। एक इवेंट है वो क्या है? हेड हेड, तेल तेल।
तो गौर कर रहे हो, ये जो इवेंट है ये इसका सबसेट है, मतलब कि सैंपल स्पेस का जो सबसेट होता है वो इवेंट कहलाता है, ठीक है ना। ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। और अगर हम लोग ये जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं, मतलब कि जब हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसमें जो आउटकम आ रहा है, हर एक आउटकम को एलिमेंट्री इवेंट भी कहते हैं। ये एक वर्ड और था, एलिमेंट्री इवेंट। इवेंट क्या था? सैंपल स्पेस का सबसेट। एलिमेंट्री इवेंट मैंने क्या बताया? जो हमने एक्सपेरिमेंट किया और उससे जो आउटकम आ रहा है, जो आउटकम आ रहा है, हर एक आउटकम को हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे। और ये एक इवेंट का डेफिनेशन था। उसके बाद क्या है? एक वर्ड आता है अकरेंस ऑफ इवेंट, ठीक है। अकरेंस ऑफ इवेंट क्या है? अकरेंस ऑफ इवेंट, अकरेंस ऑफ इवेंट क्या है? हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसमें जो आउटकम आ रहा है वो आउटकम, फिर से सुनना, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम आ रहा है वो आउटकम जो इवेंट में कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए आ रहा है। एक एग्जांपल की बात कर रहे हैं। स्कूल का रूल है कि जो भी ड्रेस है, मतलब कि ऊपर वाइट नीचे ब्लू कलर का ड्रेस है, सपोज करो, सिंपल से बता रहे हम, इस ड्रेस में पहन करके स्कूल आना है, बच्चे को स्कूल आना है, तो जो भी ड्रेस कोड है, तो तुम उस ड्रेस को पहन के स्कूल में जाओगे, तो स्कूल के कंडीशन को तुम फॉलो कर रहे हो। स्कूल का जो कंडीशन था, स्कूल में जो ड्रेस कोड था वो इवेंट है, और जो तुम पहन करके आ रहे हो आउटकम, मैं बस एग्जांपल देने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहन करके आ गए वो आउटकम है, समझ रहे हो। तो वो जो पहन करके आ गए ना, तो वो क्या कहलाएगा? अकरेंस ऑफ इवेंट कहलाएगा। यानी कि जो इवेंट में कंडीशन दिया हो और आउटकम जो है वो कंडीशन को फॉलो कर रहा हो, ठीक है, मान रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अकरेंस ऑफ इवेंट बोलेंगे। मान लो कोई एक इवेंट बोला, कोई एक इवेंट बोला, क्या बोला कि जो आउटकम होंगे वो इवन नंबर होंगे। इवन नंबर होंगे किसमें? एक डाइस को थ्रो करने में। तो देखो ये सिंपल स्पेस है, तो इवेंट हमने क्या बताया कि इवेंट जो मैंने बताया, क्या बताया कि आउटकम जो होंगे वो इवन नंबर होंगे। यानी कि क्या होगा? 2 4 6 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? ये अकरेंस ऑफ इवेंट है। समझ में आया ना? अकरेंस ऑफ इवेंट। उसके बाद क्या आता है? ये तो हो गया अकरेंस ऑफ इवेंट। अब हम लोग बात करें तो जैसे कि कंपाउंड इवेंट है, उसके बाद क्या है? सिंपल इवेंट है, कंपाउंड इवेंट है, ठीक है। मैं जैसा देख लूँ क्या क्या पढ़ाना है। सिंपल इवेंट है। सिंपल इवेंट क्या है? जब मतलब जो भी सेट बना रहे हैं उसमें केवल एक एलिमेंट हो, उसका नाम से ही समझ में आ रहा है सिंपल इवेंट, ठीक है। जो सेट है वो सेट में केवल एक एलिमेंट है, उसे हम बोलते हैं सिंपल इवेंट, ठीक है। सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट जिसमें केवल एक ही है एलिमेंट, सिंपल इवेंट क्या हो गया? ठीक है, कोई भी सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट है। जैसे कि मैंने बताया, ऐसे लिखा एग्जांपल के तौर पे हेड हेड। एक और एग्जांपल ले लिया हमने तेल तेल। देखो इसमें केवल एक एलिमेंट है, इसमें केवल एक एलिमेंट है, ये क्या कहलाएगा? सिंपल इवेंट कहलाएगा। सिंपल इवेंट है ना, हाँ सिंपल इवेंट है, ठीक है। उसके बाद है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट क्या समझ में आ रहा होगा? जिसमें कंपाउंड, जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट हो, जैसे कि हेड 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 तेल तेल हेड, तीन एलिमेंट है, तो ये क्या कहलाएगा? कंपाउंड इवेंट कहलाएगा। श्योर इवेंट क्या होता है? इसके बाद अगर हम लोग श्योर इवेंट का बात करें तो श्योर इवेंट क्या है? अपने आप में एक सिंपल स्पेस है। सिंपल स्पेस एस को ही हम लोग श्योर इवेंट बोलते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट का अगर हम लोग बात करें तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? वो नल सेट को हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। नल सेट एग्जांपल के तौर पे एक डाइस को थ्रो करोगे तो आउटकम क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। मैंने बोला कि बताओ इसमें एक सेट लिखो जिसमें एलिमेंट जो है वो 1 से कम हो या 7 से ज़्यादा हो। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। तो सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। और क्या है उसके बाद? इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है। इक्वली लाइकली आउटकम, इक्वली लाइकली आउटकम, इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है। इक्वली लाइकली आउटकम मतलब कि अगर हम लोग बात करें तो कोई आउटकम हो, कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसमें से कोई एक आउटकम आया, तो जो आउटकम है किसी दूसरे आउटकम के प्रेफरेंस पे नहीं हो रहा है,
एग्जाम्पल की बात बोल रहे हैं। अब जैसे कि राइट टू स्पीच, राइट टू स्पीच, राइट टू स्पीच, इंडिया में जितने लोग हैं सबको हक है बोलने का, ठीक है। जो बोल सकता है बोलो, भले किसी को बुरा लगे लगे, ऐसा नहीं बोला जाता है ना, लेकिन बोलने का आज़ादी है, सब धड़ल्ले से बोलते हैं। तो क्या है ना कि कोई लाइकली आउटकम क्या है कि जो भी आउटकम है किसी दूसरे आउटकम के प्रीफरेंस पे ना हो। मतलब कि जैसे कि अगर एक सैंपल स्पेस है, तो मतलब एक डाइस को थ्रो किया और सैंपल स्पेस क्या है, उसमें सैंपल स्पेस में एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6, ये क्या है आउटकम को मैंने लिखा था। तो 6 आने का जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांस है, वही 1 का होगा, वही 2 का होगा, वही 3 का होगा, वही 4 का होगा, वही 5 का होगा। जो भी आउटकम है वो दूसरे आउटकम के प्रेफरेंस पे नहीं हो रहा है, ठीक है। वो क्या होगा, इक्वली लाइकली आउटकम हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट क्या है, कंप्लीमेंट, ये तो नाम समझ में आ रहा है, सेट में पढ़े थे कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट, कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट, ठीक है। कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट क्या है, वो आउटकम जिस इवेंट का बात हो रहा है उस इवेंट के आउटकम को छोड़ करके जो आउटकम हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट होता है। और इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मन में आए वैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कि हमने एक इवेंट लिखा 146, तो हमको क्या लिखना है, कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट। ये किसका है, सैंपल स्पेस इसका है 1 2 3 4 5 6 का सैंपल स्पेस। तो इसके आउटकम को छोड़ के, यानी कि 1 4 6 को अगर हम लोग एक्सक्लूड कर दे तो क्या बचेगा, 2 3 5 बचेगा, 2 3 5। ये क्या था, कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट था, ठीक है, कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट था। इसको कैसे भी लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट का, सिंपल स्पेस माइनस ई, है ना, यही है ना कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, ए और बी इवेंट, द इवेंट ए और बी, याद रखना प्रोबेबिलिटी में एक सिंपल सा बात बता रहे हैं, जब भी कभी और आए तो वहां पे यूनियन अप्लाई करना, और जहां कहीं भी एंड आए वहां पे इंटरसेक्शन अप्लाई करना। जब कभी भी ए और बी दो सेट हो, ए और बी का बात करें, क्या बात करें, ए और बी, तो हम और के जगह पे यूनियन अप्लाई करेंगे। यूनियन सेट में पढ़े थे, जब हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन नहीं, ए एंड बी का जब हम बात करें, ए एंड बी का बात करेंगे हम लोग जब, तब ए इंटरसेक्शन बी होगा। समझ रहे हो, देखो इसको, देखो 3 और वर्ड है जो कि इंपॉर्टेंट है। एक है एग्जहॉस्टिव इवेंट, ठीक है, एग्जहॉस्टिव इवेंट, एग्जहॉस्टिव इवेंट, ये क्या है इवेंट, मतलब कि जितना सारा इवेंट है उन सब का अगर हम यूनियन करें तो सिंपल स्पेस आ जाए। मतलब कि सिंपल स्पेस का हम लोग बात करें वो है वही डाइस का 1 2 3 4 5 6, और एक इवेंट है E1 उसमें है 2 3, एक इवेंट है E2 उसमें है 1 5 6, एक इवेंट है उसमें है 4 और 5 है, सपोज करो, ठीक है ना। एक और इवेंट है वो है मान लो E4, वो अगर हम बात करें तो वो कुछ भी ले लो, 1 2 3 ले लो, नहीं 1 2 5 ले लो, ठीक है। अगर हम लोग E1 यूनियन E2 का बात करेंगे तो क्या मिल रहा है, मतलब सैंपल स्पेस आ रहा है E1 यूनियन E2, तो 1 2 3 4 नहीं है तो E1 यूनियन E2 नहीं होगा। अगर हम लोग E1 यूनियन E2 यूनियन E3 ले लें अगर, तो क्या होगा, सिंपल स्पेस आ जाएगा। तो E1 यूनियन E2 यूनियन E3 इज इक्वल्स टू क्या है, सिंपल स्पेस। E4 भी अगर ले लेंगे तब भी सिंपल स्पेस आ जाएगा, साथ में ले लेंगे तो, क्योंकि सेट में ना याद है कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता है ना। तो यहाँ पे मतलब कि जितना भी इवेंट दिया हुआ हो उन सब का यूनियन अगर निकालेंगे तो सिंपल स्पेस आ जाएगा, उसे हम लोग बोलते हैं एग्जहॉस्टिव इवेंट। उसके बाद क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये इवेंट क्या कहलाता है, ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, ये नाम से समझ में आ रहा होगा, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मार्केट में एक्सक्लूसिव है, ये नया है, मतलब कि उसके कंपेयर में कोई और है ही नहीं, मतलब कि वो अगर है तो दूसरा कोई नहीं रहेगा, ठीक है ना।
बॉस, मोहल्ले का बॉस, मैं अगर हूँ तो तुम नहीं होना चाहिए, जो भी है। तो वो हो गया, जितना भी इवेंट हो गया तो उन सब का इंटरसेक्शन क्या होगा, मतलब मैं आई और जे ले रहे हैं यहाँ पे, आई और जे, इसका क्या होगा, 5 होगा। ये हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, और एक क्या था, एग्जॉस्टिव इवेंट था। एक्सक्लूसिव क्या है, एक होगा तो दूसरे को नहीं, एक इवेंट अगर हो रहा है तो दूसरा इवेंट नहीं होगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, अगर हम लोग बात करें, ये तो हो गया। उसके बाद क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, मतलब कि एक ऐसा इवेंट जिसमें दोनों ही आ जाए, जिसमें दोनों ही आ जाए, वो क्या हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। तो बस यही था आज का क्लास, जिसमें कुछ टर्म को समझाना था, हमने टर्म समझा दिया। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन जो क्लास 12 में पढ़ना है उस पर हम लोग बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।